नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज दो ऐसी कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में निवेश होता है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों कैटेगरी में नवंबर के महीने में निवेश भी अच्छा आया है। तो कैसे पता करें कि आपको कौन सी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना है? क्या दोनों ही कैटेगरी पोर्टफोलियो में शामिल की जानी चाहिए? क्या है इसके फायदे, क्या है इसमें फर्क? इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और मोहित गांग सीईओ मनी फ्रंट। पंकज जी और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नवंबर के महीने में काफी अच्छा निवेश आया है। एसआईपी के आंकड़े तो हमें मालूम ही है, एट लाइफ टाइम हाई है। बाजार काफी ज्यादा खुश है, बाजार ने भी नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्पेशली हम अगर कैटेगरी वाइज अगर देखें, दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर होता है। और इनमें जो इस बार का निवेश हमने देखा, मल्टी कैप में लगभग 1713 करोड़ का निवेश, फ्लेक्सी कैप में लगभग 1667 करोड़ का निवेश। तो थोड़ा आसपास ही निवेश हमने दोनों ही कैटेगरीज में देखा। लेकिन समझना जरूरी है कि दोनों कैटेगरीज में अंतर क्या है और क्यों लोग ऐसी कैटेगरीज को पसंद कर रहे हैं। पंकज जी, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही कैटेगरीज, क्योंकि फ्लेक्सी कैप बाद में आया, काफी फंड्स थे जो रीशफलिंग हुई, मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप बने, फ्लेक्सी कैप और कई फंड्स ने सोचा कि हम मल्टी कैप ही रहेंगे, जो कॉल रही उस टाइम पर फंड मैनेजर्स की। दोनों ही कैटेगरीज में लगभग सिमिलर सा जो निवेश आया है, क्या मायने इसके हम समझे? क्या एक डिफरेंशिएटर है जो कि इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से अलग करता है? स्वाति जी नमस्कार। स्वाति देखिए, दोनों ही डाइवर्सिफाइड फंड की कैटेगरी हैं और दोनों ही फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या करते हैं। अब फर्क ये है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, बेसिकली वहां पर ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना परसेंट एलोकेशन आपको किस तरह के मार्केट कैप में करना है। मैंडेट ये है कि जो टोटल असेट है उस स्कीम का, उसका मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। अब ये फंड मैनेजर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें लार्ज कैप में ज्यादा करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है। ये पूरी जो फैसिलिटी है, जो छूट है, उनके हाथ में है। अब जहां तक मल्टी कैप का सवाल है, यहां पर यह मैंडेट है कि मिनिमम 25% जो स्कीम का टोटल जो एसेट है उसका मिनिमम 25% ईच मार्केट सेगमेंट, यानी कि 25% मिनिमम लार्ज कैप में, 25% मिनिमम मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में एलोकेट होना जरूरी है। तो एक तो बात है कि मिनिमम 75% एलोकेशन इक्विटी में होगा और वो भी तय है कि हर वक्त तक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले इक्विटी शेयर्स यहाँ पर होंगे। तो ये बेसिक फर्क है। अब जैसा आपने कहा कि दोनों में अच्छा पैसा आया, क्योंकि दोनों डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं और इसके लिए क्योंकि निवेशक समझते हैं कि पोर्टफोलियो में सभी तरह के मार्केट कैप की अच्छी इंपॉर्टेंस है। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप, मिड कैप में अच्छी रैली भी हुई और आगे उम्मीद की जा सकती है कि शायद लार्ज कैप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए दोनों ही कैटेगरीज को इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम एलोकेशन वाइज देखें मोहित, कुछ जो फंड्स हैं, हम अभी दिखाएंगे भी दर्शकों को कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एलोकेशन जो है वो अलग अलग फंड्स में किस लिहाज से है। जैसा हमने एक डिफरेंशिएटर समझ लिया पंकज जी से भी कि फ्लेक्सी कैप में 65% जो निवेश है वो इक्विटी में होना जरूरी है। नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो 65% इक्विटी आप कौन से कैटेगरी में डालना चाहते हैं। लार्ज कैप ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, मिड रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप रखना चाहते हैं। जबकि मल्टी कैप में ऐसा फ्रीडम नहीं है और आपको 25% तीनों में करना है। कुछ फंड्स हम दिखाते हैं जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अलग अलग एक्सपोजर है। यहाँ पर जो एलोकेशन रहता है मोस्टली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, क्या उस बेसिस पे एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो बेस कर सकता है? मोहित, जब उसको एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में से किसी एक का चुनाव करना होता है, क्योंकि इतनी डिटेल में क्या एक इन्वेस्टर जाता है?
जी, स्वाति बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए स्वाति, इसमें ऐसा है कि आप जब किसी भी फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का आकलन करते हैं, तो उसमें एक ही डिफरेंशिएटर है और वो ये है कि आपको देखना है कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सी कैप की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में तीनों ही कैटेगराइजेशंस का अच्छा बैलेंस और अच्छा मिश्रण रहे, लार्ज, मिड, स्मॉल अच्छा उचित मात्रा में रहे, तो आपको मल्टी कैप की तरफ जाना पड़ेगा। तो काफ़ी बार ये निर्णय कि आपको कौन-सा कैटेगरी लेना है, क्या दोनों लेना है, क्या एक लेना है और उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये पूरी तरह से आपके पोर्टफोलियो के स्वरूप पर निर्भर करेगा और आपके लक्ष्य और गोल्स पर निर्भर करेगा कि आपको पोर्टफोलियो को कितना रिस्की, कितना वोलेटाइल बनाना है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न की दरकार है, लंबी अवधि का समय है आपके पास में, आप थोड़ा वोलेटिलिटी ले सकते हैं, तो आप मल्टी कैप की तरफ जाएँगे बिकॉज़ वहाँ पर आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिससे शायद आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए एक लंबी अवधि के अंदर में। अगर आप थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव पोर्टफोलियो चाहते हैं, थोड़ा कम वोलेटिलिटी चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाएँगे। इनफैक्ट अभी हाल के टाइम में देखने में ये आया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप में इतना ज़्यादा लार्ज कैप का अनुपात होता है स्वाति, तो अक्सर क्लाइंट्स लार्ज कैप को फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप एक तरह से एक नया लार्ज कैप कैटेगरी ही बन गया है बिकॉज़ यहाँ पर अक्सर जितने भी फंड्स हैं उसमें लार्ज कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सारे फंड मैनेजर्स रख रहे हैं। जो आपने कहा कि क्या एक रिटेल निवेशक को समझेगा ये कैटेगराइजेशन देखने में, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बारीकी वाला क्या बोलते हैं पॉइंट है या टॉपिक है। इसे अगर निवेशक ये दोनों कैटेगरी में फंड्स का चुनाव कर रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान देना ही पड़ेगा बिकॉज़ इनमें अंतर बहुत ही क्या बोलते हैं माइन्यूट है और उसके पोर्टफोलियो के अंदर जाकर उस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ कर ही एक निवेशक निर्णय ले सकता है कि उसे मल्टी कैप में जाना है या लार्ज कैप में जाना है। दोनों के बहुत अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं और दोनों का अलग-अलग रिटर्न प्रणाली और दोनों का अलग-अलग रिस्क फैक्टर भी है। तो सभी चीज़ों को एक निवेशक को ध्यान में रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। पंकज जी, जो अभी हमने फंड्स हम जो अभी दिखा रहे हैं उसमें जैसा मोहित भी बता रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप में यूजुअली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स ज़्यादा रहते हैं। हमने जो पिछले कुछ समय में देखा है कि लार्ज कैप में उतना निवेश नहीं आया है और अगर फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या लार्ज कैप के इन्वेस्टर लार्ज कैप में एलोकेशन के लिए फ्लेक्सी कैप की तरफ देख रहे हैं आप? स्वाति, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि लार्ज कैप फंड अपने आप में अलग कैटेगरी है और वहां पर मिनिमम 80% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड शेयर्स में करना होता है, वो मैंडेट है। अब फ्लेक्सी कैप में इंसिडेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ज्यादा है, लेकिन हाँ, अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में अधिक है। लेकिन जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आप बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा है। अब इसमें काफी एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटीज का भी। लेकिन अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पर एक वजह भी रही कि छोटा फंड हाउस, लेकिन फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसका कारण ये था कि यहाँ पर एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी था। तो हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली हुई और उसका फायदा स्कीम को मिला। तो इन्वेस्टर्स को ये बात समझना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे फ्लेक्सी कैप फंड एक जैसे नहीं है। जब आप बात करते हैं मल्टी कैप की, तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है कि 25% आपके हर मार्केट सेगमेंट में एलोकेशन रहेगा। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से काफी हद तक अलग हो सकता है। तो जब आप दो फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो फ्लेक्सी कैप फंड को देखना जरूरी है कि उनका एलोकेशन कैसा है, क्योंकि अगर आप तेजी के मार्केट में बात करेंगे तो एक अलग तरह के रिटर्न आपको दिखाई देंगे। लेकिन वही हम बात करें, मान लीजिए कि स्मॉल कैप में गिरावट आती है, फिर फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादा निवेश स्मॉल कैप में मान लीजिए, तो यहाँ पर फिर उस वक्त पर वॉलेटिलिटी भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो इसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते समय इन्वेस्टर्स को ये जरूर देखना चाहिए कि फंड का एलोकेशन कैसा है और साथ ही स्टॉक्स कैसे हैं पोर्टफोलियो में। क्योंकि स्वाति जी, थोड़ा सा मैं इसको भी बताऊंगा कि आप देखेंगे जैसे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, तो पोर्टफोलियो में अराउंड 25 स्टॉक्स हैं, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है। जबकि अगर आप एचडीएफसी की बात करें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो इसके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली।
एलोकेशन कितना है कौन से फंड में, ये एक निवेशक को जानना जरूरी है कि कई बार आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही एलोकेशन अगर मानिए फॉर एग्जांपल जैसे पंकज जी भी बता रहे थे कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें लार्ज कैप का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, अप टू 75-76% तक है, तो आप लार्ज कैप हैवी ना हो जाए पोर्टफोलियो में, तो उसका भी ध्यान रखिए, कुछ बातों की आपको गुंजाइश रखनी चाहिए। मल्टी कैप में क्या खास अभी इस टाइम पर आप देखते हैं मोहित, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए मल्टी कैप में निवेश करना सही रहेगा? जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, पिछले काफी समय से हम जिस तरह से हमारे निवेशकों से बात कर रहे हैं उसमें हम बहुत ही क्लियर हैं कि अगर किसी निवेशक को एक्टिव लार्ज कैप में एलोकेशन चाहिए तो हम उन्हें वहां पर फ्लेक्सी कैप में जाने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज हमारे लिहाज से एक एक्टिव लार्ज कैप का कोई रोल नहीं रह गया है पोर्टफोलियो में। तो वहां पर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, जो कि जब पंकज जी ने भी कहा और आप भी बोल रहे हैं कि प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वहां बहुत सारा लार्ज कैप एलोकेशन होता है। फिर धीरे धीरे जैसे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न की क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अगर ज्यादा हो और रिस्क को बढ़ाना है, तो वहां पर फिर हम उन्हें मिड स्मॉल कैप एलोकेशंस देते हैं और वहां मल्टी कैप की सलाह देते हैं कि अगर आपको शुरुआत करनी है बिना प्रॉपर फुल मिड कैप और फुल स्मॉल कैप के एलोकेशन के बिना, तो आप एक मल्टी कैप फंड के साथ में शुरू करिए, और अगर आपको पूरी तरह से मिड और स्मॉल कैप में जाना है तो मिड और स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन करिए। मल्टी कैप का चुनाव करने में 2-3 फायदे ये हैं कि एक तो इनका जो AUM है औसतन आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप से बहुत कम है। जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो 40,000 करोड़ के आसपास, 25-30,000 करोड़ के आसपास का AUM है, और शायद ये भी कारण है कि वहां पर चुनाव करने के लिए फंड मैनेजर्स के पास में ज्यादा जगह नहीं बच गई है। इतना बड़ा एलोकेशन होता है कि उन्हें लार्ज कैप पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड 10,000 करोड़ के आसपास के AUM के साथ में मिलते हैं आपको 10-15,000 करोड़ पर, तो यहाँ पर उन्हें मिड और स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाता है, उन्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। अगर आप एक अच्छा मल्टी कैप देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि वहां मिड और स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने किस तरह के स्टॉक्स का चुनाव कर रखा है, क्या वो बेंचमार्क से हटकर स्टॉक्स हैं या नहीं है, और जो रिमेनिंग 25% है पोर्टफोलियो में, लार्ज में 25, मिड में 25, स्मॉल में 25, और उसके बाद जो बचा हुआ 25 है वो कहां और किस तरह से एलोकेट कर रखा है। आप डिपेंडिंग अगर अगेन आपके रिस्क के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क और रिटर्न की अगर आप दरकार करते हैं तो आप वैसा फंड चुनेंगे जहां पर वो जो बचा हुआ 25 है वो भी मिड और स्मॉल में ही एलोकेट हो रखा है, या फिर आप वैसे फंड में जाएंगे जहां पर जो दूसरा 25% बच जाता है उसे भी लार्ज कैप में एलोकेट कर दिया गया है। तो सबकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है वो डिफर करता है मल्टी कैप में। तो इन कैटेगरीज में जाने से पहले बहुत जरूरी है कि आपको अंडरलाइंग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से आकलन करना होगा, और उसके बाद ही कोई निवेशक निर्णय ले सकता है कि उसे किस कैटेगरी में और किस स्टाइल का फंड चुनना है। बिल्कुल, तो हमने समझा कि एक स्टाइल के बेसिस पे अपने निवेश के पैटर्न के हिसाब से भी आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में से फंड के चुनाव को करना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक और कैटेगरी है फोकस्ड। फोकस में भी लार्ज मिड और स्मॉल कैप का समावेश होता है, तो फोकस फंड पोर्टफोलियो के लिए क्यों खास रहते हैं उस पर भी रहेगी हमारी चर्चा। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड दोनों में क्या है अंतर, पोर्टफोलियो में कैसे प्लेसमेंट करें इन दोनों ही फंड्स की, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा मोहित गांव मनी फ्रंट से, ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल हमारे साथ है। पंकज जी, फोकस्ड कैटेगरी ये भी एक कैटेगरी है, इसमें भी लार्ज मिड और स्मॉल कैप पर फोकस रहता है, तो क्योंकि हम ऑलरेडी दो ऐसे कैटेगरीज की बात कर रहे हैं जिसमें इन तीनों ही कैटेगरीज का एक्सपोजर रहता है, फोकस्ड फंड कैसे अलग? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में तो काफी अंतर समझा जा सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से मल्टी कैप से अलग हो जाते हैं, और फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है स्टॉक्स को लेकर। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी वैसी ही है जैसे कि फ्लेक्सी कैप में, लेकिन फोकस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, उस स्कीम के पोर्टफोलियो में तो मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, ये समझना जरूरी है। और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का फायदा भी हो सकता है कि आप एक फोकस अप्रोच है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कम है।
स्वाति जी एक बात और बताऊंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशकों को इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कि वो फंड किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए फोकस फंड में मैंने कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने पहले जो कहा था उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की, वो फोकस फंड नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स वहां पर 25 है। तो इसके लिए कई बार आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड और फोकस फंड ऑलमोस्ट सेम भी हो सकते हैं। हम बात करें जैसे कि इन्वेस्को फोकस फंड की, जिसका रिटर्न भी काफी अच्छा रहा लास्ट 1 ईयर में। इस फोकस कैटेगरी में वो शायद सबसे बेहतर फंड रहा परफॉर्मेंस के लिहाज से। लेकिन अगर देखें तो 19 स्टॉक्स है उसके पोर्टफोलियो में, जो लास्ट डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। ऐसे निवेशक जो अधिक जोखिम ले सकते हो मार्केट का, उन्हें फोकस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। ओके सर। तो मोहित, एक पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड दोनों की जगह हो सकती है, क्योंकि इनके एलोकेशन डेफिनेटली डिफरेंट है। दोनों एक पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं क्या? और अगर दोनों कैटेगरीज के फंड एक पोर्टफोलियो में रख रहा है कोई, अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चुनाव अपने सिलेक्शन अच्छा किया है किसी एक इन्वेस्टर ने, तो कितना परसेंटेज देना चाहिए दोनों ही किस्म की कैटेगरीज को फिर? जी, स्वाति देखिए, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है या कहीं पर कोई रिटन रूल नहीं है कि आप दोनों ही तरह के कैटेगरीज को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। ये एक वैसी ही बात है कि क्या आप अपने टीम में 2 ऑलराउंडर्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। बिकॉज़ फल फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों ही एक तरह से ऑलराउंडर बल्लेबाज के जैसे हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं, यानी लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों ही कैटेगरीज में अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। और ये पूरी तरह से फंड मैनेजर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का प्रदर्शन दे रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप एक टीम में 2 ऑलराउंडर्स को ले सकते हैं, वैसे आप दोनों ही कैटेगरी को बिल्कुल एक पोर्टफोलियो में हिस्सा दे सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपको पोर्टफोलियो को किस तरह से चलाना है, आपके लक्ष्य कैसे हैं और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है। अगर आप पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा कंजर्वेटिव स्वरूप देना चाहते हैं, कम रिस्क करना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे, और आपको थोड़ा रिस्क बढ़ाना है, तो रिस्क स्पेक्ट्रम पे आप मल्टी कैप को भी शामिल कर लेंगे। इन दोनों का मिश्रण इनफैक्ट मेरे लिहाज से पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप लार्ज कैप की जगह एक एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और जहां आपको मिड और स्मॉल कैप से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना है, वहां पर आप मल्टी कैप को शामिल कर सकते हैं। तो दोनों ही स्ट्रेटेजीज को साथ में मिलाकर चल सकते हैं। इनका अनुपात या रेशियो क्या होना चाहिए, अगेन स्वाति, ये डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल स्वरूप कैसा है और किस तरह के आपके लक्ष्य हैं। पर किसी भी कैटेगरी में 50 से 60% पोर्टफोलियो हमेशा लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि या तो वो प्योर लार्ज कैप कैटेगरी हो या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो, और उसके जरिए आप वो लार्ज कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा कर रहे हैं, और बचा हुआ जो 40% है उसके अंदर में आप मिड, स्मॉल और ये सभी कैटेगरीज का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टी कैप को शामिल करेंगे, और एक तरह से आपको ये देखना होगा कि अंडरलाइन कंपोजिशन आपके पूरे पोर्टफोलियो का क्या बन रहा है। बट जो आपका पहला सवाल था, बिल्कुल एक निवेशक अगर 2 स्कीम्स अच्छी लगती है, दोनों ही अलग-अलग कैटेगरीज की हैं, फ्लेक्सी और मल्टी, तो उन्हें शामिल कर सकता है बेझिझक होकर अपने पोर्टफोलियो में। और जो एक कॉमन सवाल रहता है पंकज जी, किसी भी तरीके के फंड को लेकर एक इन्वेस्टर का, कि मैं एक अच्छा फंड कैसे चुनूं, तो चाहे फिर वो फ्लेक्सी हो या फिर मल्टी फंड्स हो, कुछ पैमाने, कुछ क्राइटेरिया रह सकते हैं पंकज जी? बिल्कुल स्वाति जी, कोई भी कैटेगरी हो, उसकी बेसिकली 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पास्ट परफॉर्मेंस, इससे थोड़ा सा को आइडिया लगता है कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में और लंबे समय में किस तरह से फंड को मैनेज किया गया है और फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में फंड किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, और उसके लिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना चाहिए कि किस तरह का स्टाइल आपको सूट करेगा और किस तरह का पोर्टफोलियो है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि कुछ सेम कैटेगरी की स्कीम्स हैं, लेकिन पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कहीं पर डाइवर्सिफाइड है। अब हो सकता है कि फोकस अप्रोच के साथ रिटर्न्स आपको बेहतर मिल जाए, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जहां पर डाइवर्सिफिकेशन कम है, तो मतलब वहां पर जोखिम ज्यादा है, क्योंकि
यदि एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया हुआ है और वहां पर किस तरह की गिरावट आती है, नेगेटिव यहाँ पर आउटकम होता है, तो उसका जोखिम इन्वेस्टर को उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा पोर्टफोलियो देखें। तो यहाँ पर क्योंकि आज बात हो रही है फ्लेक्सी कैप फोकस कैटेगरी की, तो यहाँ पर और भी जरूरी हो जाता है। जब आप बात करते हैं लार्ज कैप की, तो क्योंकि 100 टॉप 100 जो कंपनीज हैं अपने मार्केट कैप के हिसाब से, उसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब बात आती है फ्लेक्सी कैप की, तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हो सकते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और स्वाति, लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा कि हम आज बात कर रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये देखें कि वहां पर स्मॉल कैप या मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए आप यदि फ्लेक्सिबल हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, तब आप फ्लेक्सी कैप में जाएं। और लंबे समय के लिए आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट वाले स्टॉक्स हो, तो मेरे हिसाब से मार्केट को मल्टी कैप अच्छा है। और मैं एग्री करता हूँ मोहित की बात से कि दोनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में होंगे, तो इससे इन्वेस्टर्स को फायदा ही होगा। बिल्कुल। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स, क्या है फर्क, क्या है फायदे और कैसे चुने, इस पर हमने की खास चर्चा। पंकज जी, मोहित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।